दोस्तों 2 महीने के अंदर अंदर एक और बैंक का फेलियर। यूएस के बैंक क्रम्बल क्यों कर रहे हैं? इनफैक्ट मैं कहूं कि पूरी दुनिया के बैंकों की इंटरनल हालात बुरे क्यों हैं, और वो भी यूएस के बैंक जो कि इतना डेवलप्ड नेशन है, उनके बैंकों के साथ ऐसा बुरा क्या हो रहा है कि हमें फ्यूचर और भी बुरा दिखाई देता है। आइए इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि बैंक्स क्यों डूब रहे हैं। इस वीडियो को फोकस रखेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। अगर आप इससे अलाइड और टॉपिक्स जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में उन टॉपिक्स के बारे में भी बातचीत करूं। इस चैनल पे हम लोग आपको नॉन एकेडमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपके इन एफर्ट्स की वजह से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आने के लिए। आप जैसा कि जानते हैं, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ये नया फेल्ड बैंक है यूएसए का। अब ऐसा हुआ क्यों, आप जानना चाहेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया। तो देखिए, उसके पीछे रीज़न जो दिखने में आ रहा है वो आ रहा है जंबो मोर्टगेजेस। मैंने सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में भी यही बात की थी कि ये बैंक्स डूब रहे हैं अपनी मोर्टगेजेस की वजह से, अपनी लेंडिंग आउट की वजह से। एक बार इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है और ये क्या है, ये सिचुएशन क्या है बेसिकली। देखिए, हुआ यूँ, अगर हम यूएसए के स्पेसिफिक केस की बात करें तो जैसे ही पैंडेमिक आया 2020 के आसपास, उस टाइम पे यूएस की इकोनॉमी को झटका लगा, बिजनेसेस बंद हुए, पैंडेमिक आ गया। अब यूएस की गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भाई अगर हम अपने देश में पैसा इन्फ्लो नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट ने अंधाधुंध पैसा इंड्यूस कर दिया अपनी कंट्री के अंदर, यानी कंट्री के अंदर बहुत बहुत सारे डॉलर्स को, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को इन्फ्यूज़ कर दिया। अब इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से आर्टिफिशियली थोड़े समय के लिए डिमांड बढ़ गई। 2020 में जितना डाउनफॉल दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। इवन आफ्टर द बिजनेसेस वर शट डाउन, इवन आफ्टर द शॉप्स वर नॉट ओपनिंग, सब लोग घर पे थे, फिर भी डिमांड पे उतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत हैवी फंडिंग इन्फ्यूज़ कर दी। और इस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो भी बहुत बहुत कम कर दिए गए। इंटरेस्ट रेट्स को भी बहुत लो कर दिया गया ताकि लोग ईजिली फंडिंग को, फाइनेंसिंग को प्राप्त कर सकें। क्या ये सही डिसीजन थे? उस वक्त के हिसाब से सही डिसीजन से, पर मेरा ऐसा मानना है इन्हें ओवरडू किया गया, ये बहुत ज़्यादा कर दिया गया। इनफैक्ट कई कंट्रीज़ ने ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा कर दिया जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट नियर टू ज़ीरो ला दिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके पास अवेलेबल हो, डिमांड क्रिएट हो। अब इसमें बैंक के साथ क्या हुआ, अगर आप इसी सिचुएशन पे बैंक्स के हालात को देखेंगे तो बैंक्स, क्योंकि बहुत सारा पैसा इकॉनमी में आ गया, तो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा बैंक्स के पास जाता है। चाहे हमने एसवीबी बैंक का केस देखा या हम अभी फर्स्ट रिपब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं, और ट्रस्ट मी, आप आने वाले 3-4-6 महीने के अंदर और इस श्रृंखला में और बैंक्स कोलैप्स होते हुए देखेंगे। क्योंकि एफडीआईसी जितनी भी कोशिश कर ले, एफडीआईसी के पास उतना फंड बैलेंस ही नहीं है कि वो इन सभी बैंक्स के जो नुकसान हो रहे हैं उन्हें कवर अप कर पाए। ऐसा मेरा मानना है, दिस इज़ माय थॉट प्रोसेस। यूएस की बैंकिंग के बारे में मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो आप ये देखें कि जो बैंक्स हैं उनके पास इनफ्लो ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा हो गया ड्यूरिंग 2020-2021 की अगर हम बात करें। इन ईयर्स में उनके पास बहुत सारे इनफ्लो फंड्स आ गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने फंड फ्लो करे, वो फंड्स लोगों के पास गए, लोगों ने उसे खर्च करा, बैंकों पे तक पहुंचा वो पैसा। तो बैंक्स के पास एक जिम्मेदारी होती है। क्या बैंक सिर्फ पैसे को लेके बैठा रह सकता है? नहीं, बैंक के पास अगर पैसा आता है तो उसे लेंड आउट करना पड़ता है ताकि वो उस पैसे पे कुछ कमाए, क्योंकि जो लोग जमा करा रहे हैं वो भी इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए बैंक्स को उस पैसे को कहीं ना कहीं जमा कराना होता है। अब यहीं पर कैच है, एक्चुअली सभी बैंक्स की जो काया पलट हुई वो यहीं पर हुई। क्यों? क्योंकि जिस वक्त उनके पास इनफ्लो ऑफ फंड ज़्यादा आए, उस वक्त उन्होंने जहाँ जहाँ पे भी लोन्स दिए, मोर्टगेजेस दी, डिपॉजिट्स कराए। अब किसी ने बैंक्स ने डिपॉजिट्स करा दिए लॉन्ग टर्म, एसवीबी के केस में वो डिपॉजिट्स थे, और वहीं पर रिपब्लिक बैंक के केस में अगर हम देखते हैं, फर्स्ट रिपब्लिक के केस में, तो इन्होंने क्या किया, जंबो मोर्टगेजेस दी। जंबो मोर्टगेजेस का मतलब क्या होता है और डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है मैं बताऊं। एसवीबी बैंक ने क्या किया कि उन पैसे को, जो उनके पास स्पेयर पैसा आ रहा था, क्योंकि उन्हें लगा पैसा आता ही रहेगा, ऐसे ही आता रहेगा, क्लाइंट हमारे पास पैसा जमा कराते रहेंगे, लेने कोई आएगा नहीं, और उस पैसे का वो क्या करे, तो उन्होंने बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट्स करा दिए लॉन्ग टर्म। यानी ऐसे कुछ डिपॉजिट्स करा दिए जो 10-10 साल के डिपॉजिट्स हैं। मान लो फॉर एन एग्जांपल नोशनल 2% इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि उस वक्त मार्केट में इंटरेस्ट रेट था ही बहुत कम। ऐसा ही इन्होंने भी किया। अब जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक था, उनके पास ऑप्शन नहीं थी, वो पैसे को डिपॉजिट कहाँ करें, कहाँ रखें, तो उन्होंने जंबो मोर्टगेजेस देनी स्टार्ट करी। इसका मतलब होता है जो बहुत रिच लोग हैं, सुपर रिच लोग हैं,
उन्हें कहा गया कि आप हमसे लोन लो। उन्होंने कहा हम क्यों लोन लें, हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा है। तो इस बैंक ने कहा, ऐसे कई बैंक्स ने कहा कि आप लोन ले लो 10 साल के लिए, और 10 साल तक आपको लोन रीपे नहीं करना, सिर्फ इंटरेस्ट देना है, वो भी बहुत कम रेट पे, वो भी बहुत थोड़े से रेट पे सिंपल इंटरेस्ट देते रहना। ये कुछ वैसा है जैसे प्री लोन टाइप होता है ना, प्री मोर्टगेज। जैसे आपकी बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग के लिए आपने होम लोन ले रखा है, जब तक बिल्डिंग बनती नहीं है तब तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट का कंपोनेंट देना होता है। ऐसे 10-10 साल के लिए इन बैंक्स ने इन रिच लोगों को लोन दे दिए। ये लोन सेफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोन अनसेफ है, वो 10 साल बाद वो लोग पैसा नहीं लौटाएंगे, वो लोग पैसा लौटाएंगे, लेकिन पैसा 10 साल के लिए ब्लॉक हो गया, और वो भी बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मान लो 2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अभी तक आपको कहानी में कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रही है, आपको लग रहा है सर सब कुछ तो सही चल रहा है, हम तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हमें तो फाइनेंस समझ आता है, इसमें क्या बुराई है। बैंक के पास पैसा आया, बैंक ने उस पैसे को डिपॉजिट्स में जमा कराया या जंबो मोर्टगेजेस दी, और ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए कमिट कर दिया कि 2% का ब्याज इस पैसे पे आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। बहुत बढ़िया बात है कि आता रहेगा, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं चली। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट को ये बात रियलाइज़ हो गई कि इतना ज़्यादा फंड मार्केट में डालने की वजह से इन्फ्लेशन हो गई। अब इन्फ्लेशन हो गई, गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया। जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर रही थी, उसने इंटरेस्ट रेट 2021 के एंड से बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। यानी कि आप मान के चलें कि 2022 में तो गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा, यानी कि मार्केट में नए बॉन्ड्स, नए फंड्स अवेलेबल होने लगे हायर रेट पे। इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बहुत टीडियस कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको समझ आ गया तो सारे बैंक्स का जो फेलियर का रीज़न है वो आपको समझ आ जाएगा। गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, उसे कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट किया ताकि लोग ज़्यादा लोन ना ले पाएँ। आप बड़े अच्छे से इकोनॉमिक्स को समझते हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट को जब भी मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर कम करना होता है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने स्टार्ट कर दिए, फेड ने। एक तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे, तो इसकी वजह से ये जो मोर्टगेजेस थी, ये जो डिपॉजिट्स थे, ये अनअट्रैक्टिव हो गए। क्यों? अब आप इसे समझिए इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 100 रुपये का लोन आपको दे रखा है 2% के इंटरेस्ट पे, यानी मेरे डिपॉजिट पे कमाई हो रही है 2%, राइट। लेकिन आज की डेट में 100 रुपये अगर किसी के पास हैं और वो लोन दे रहा है 5% पे डिपॉजिट के लिए, यानी वो 5% का ब्याज देने को तैयार है, तो एक बात बताओ, इन्वेस्टर्स जो हैं, जो खरीदार हैं बॉन्ड्स के, वो ऑब्वियस सी बात है इस बॉन्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस बॉन्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। यानी नोशनल तौर पे, पेपर के तौर पे अभी हुआ नहीं है लॉस एक्चुअली में बुक नहीं हुआ, लेकिन पेपर के तौर पे, यानी ऑन पेपर ट्रांजैक्शन, मेरे डिपॉजिट्स जो हैं वो अनअट्रैक्टिव बन जाएंगे, मेरी जो मोर्टगेजेस मैंने दी हुई हैं वो अनअट्रैक्टिव बन जाएंगी, यानी उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं होगा मार्केट में। अब क्यों? क्योंकि ये एक तरह के एसेट है, मेरे लिए तो एसेट है ना, मैंने लोन दे रखा है, मेरे लिए ये एसेट है, मेरे लिए ये बॉन्ड है। मेरे जो डिपॉजिट्स हैं उन पे सिर्फ 2% का ब्याज मिल रहा है, मार्केट में नए डिपॉजिट्स पे 5% का ब्याज मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पूरी मार्केट 5% वाले ब्याज के पास जाएगी। और अगर कोई मेरे से खरीदने आएगा तो वो डिस्काउंट मांगेगा, यानी वो मेरे 100 रुपये के डिपॉजिट को 100 रुपये में खरीदने को तैयार नहीं होगा, वो कम में खरीदने को तैयार होगा। इसे कहते हैं नोशनल लॉस। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एसवीबी बैंक की भी अगर आप केस स्टडी पढ़ो तो मेन कल्प्रिट यही था, और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के केस में भी मेन कल्प्रिट यही है कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, बैंक जब लोन देता है तो वो इन्वेस्टमेंट होती है, बैंक ने जब लोन दिया है तो जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू फॉल हो गई, क्योंकि वो कमिटेड थे लॉन्ग टर्म पे कम इंटरेस्ट रेट रिसीव करने के लिए। यानी बैंक ने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया था, ऐसी जगह पैसा दिया था, ऐसे लोगों को पैसा दिया था जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10 साल तक 2% का ब्याज दो, तो 10 साल तक 2% का ब्याज दो, यानी ब्याज बहुत कम है, मार्केट में ब्याज बढ़ गया। मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टर जा रहा है अपना पैसा 100 रुपये लगा रहा है तो उसे 5% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन मुझे 100 रुपये पे सिर्फ 2% का ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फॉल हो गई, और मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब फॉल हो गई, यही मेरे इतनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हो गई कि जितनी इक्विटी बैंक की थी, जितनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की वर्थ थी, उससे ज़्यादा का लॉस हो गया। उससे ज़्यादा का लॉस हो गया तो मार्केट का फेथ खत्म हो गया, लोगों को लगा कि ये तो बैंक डूब जाएगा, बैंक डूब जाएगा। उसके बाद बैंक रन स्टार्ट हो जाती है। बैंक रन का मतलब क्या होता है कि भाई सभी डिपॉजिटर बैंक की तरफ भागे भागे आते हैं, अपना पैसा निकालने लगते हैं। बैंक के पास पहले ही पैसा नहीं था, क्योंकि वो अपने फिक्स डिपॉजिट्स में आगे पैसा जमा करा चुका था, बचा हुआ पैसा लोगों ने निकालना स्टार्ट कर दिया। दिस ऑल क्रिएट्स पैनिक, और उस पैनिक का कोई जवाब है नहीं। यही एक्चुअल सिनेरियो है जिसकी वजह से बैंक्स डूब रहे हैं। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते भी हैं कि देखिए हुआ क्या। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक क्यों हुआ, डूबा क्यों? क्योंकि जंबो मोर्टगेजेस थी, यानी उनके ऐसे लोन थे जो रॉक बॉटम रेट्स पे थे, बहुत ही कम रेट्स पे थे,
और वो भी वेल्दी लोगों को दिए हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोन डूब जाएंगे, ये लोन वापस आएंगे, लेकिन 10 साल बाद आएंगे, 2% ब्याज हर साल का कमा रहे। तो बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि कम कमाने वाले हैं। और मार्केट में क्योंकि ब्याज का रेट बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, इसीलिए इन बॉन्ड्स की वैल्यू फॉल हो गई। तो और अगर इन्हें जल्दी बेचेंगे तो सस्ते में बिकेंगे ही। ठीक है जी, यानी ये एक लंबे समय तक पैसा तो देंगे, 2% ब्याज तो देंगे, पर ये कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बैंक्स कोलैप्स। इन्हीं की वजह से बैंक कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि रिच लोगों को 10-10 साल के लिए बहुत कम रेट पे उन्होंने लोन दे रखे हैं। बीच में जब मार्च में एसवीबी बैंक डूबा था, तब इस बैंक को बचाने के लिए, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को बचाने के लिए अलग अलग 11 बैंक्स जो थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने $30 बिलियन का डिपॉजिट दिया फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को कि भैया ये लो पैसे अपने कस्टमर्स को दे दो जो लेने आ रहे हैं, ताकि उन्हें ये ना लगे कि एसवीबी बैंक डूब रहा है, फर्स्ट रिपब्लिक भी डूबेगा। तो बाकी बैंक्स ने मदद करी $30 बिलियन की। इस मदद के बाद भी बैंक थोड़े समय के लिए स्टेबलाइज हुआ, लंबे समय के लिए स्टेबलाइज नहीं हो पाया। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उनकी जो बैलेंस शीट है एसवीबी बैंक की, वो 137 बिलियन प्रॉब्लम दैट मेड इट अ पर्टिकुलरली हार्ड सेल। अब वो आसानी से बिक भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इधर आप समझिए, उनके लो इंटरेस्ट की जो मोर्टगेजेस हैं, जो उन्होंने लो इंटरेस्ट वाली मोर्टगेजेस दी हुई हैं, उसकी वजह से सिवियरली डेंटेड हो गई है उनकी पोजीशन। कोई भी उन्हें खरीदने को तैयार नहीं है। अगर आप इनके पेपर लॉसेस देखेंगे तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने जो मोर्टगेज दी हुई है, आज आप बड़ी अजीब बात समझ रहे हैं, आपने किसी को लोन दिया हुआ है और आपका वो जो एसेट है वो नुकसान में चला गया। आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट मार्केट में ऊपर चले गए और आपके साथ जो कमिटमेंट है इंटरेस्ट रेट की वो कम है। तो इसमें आपको कितना नुकसान हुआ? अबाउट 19 बिलियन लेस देन द फेस वैल्यू इफ सोल्ड ऑफ। यानी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने जो मोर्टगेजेस दी हुई हैं, जो पैसा लोगों को दिया हुआ है, उस पैसे की वर्थ आज की डेट में $19 बिलियन कम है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ चुका है। इट इज़ और एक और $8 बिलियन मार्कडाउन करने बाकी हैं अभी, और $8 बिलियन का नुकसान है। और ये सारे नुकसान कुल मिला के उनकी इक्विटी से भी ज़्यादा के हैं। यानी वाइप आउट द फर्म 13 बिलियन इन टेंजिबल कॉमन इक्विटी सिर्फ 13 बिलियन की है और उनके जो लॉसेज हैं ये 27 बिलियन के। यानी जितनी इक्विटी है उससे 2 गुना लॉस है। तो ऐसे बैंक को तो डूबना ही है। अब जेपी मॉर्गन चेज ने डेफिनेटली उन्हें बाय करने की बात कही है, बाय कर लिया है। इनफैक्ट उनके बैंक्स जो हैं अब जेपी मॉर्गन के नाम से ओपन हो रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं। बट क्या ये जो स्थिति है, क्या ये जो सिचुएशन है, ये मैन मेड नहीं है? क्या ये लालच और ग्रीड और ज़्यादा अर्निंग के एस्पेक्ट की वजह से नहीं है? क्या ये एक फेलियर नहीं है फेड का? क्या ये यूएस गवर्नमेंट का एक फेलियर नहीं है कि एकदम से इन्फ्लेशन कराई, पहले बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में इंड्यूस करा और फिर वापस से उसे खींच लिया? क्या आपको लगता है कि ऐसे और बैंक्स डूबेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है अगले 3 से 6 महीने के अंदर हमें कम से कम 15 से 20 छोटे बड़े बैंक्स का फेलियर दिखाई दे सकता है। बिकॉज बैंकिंग यूएसए में जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। हमारे यहाँ की तरह गवर्नमेंट उतना ज़्यादा टाइट नहीं रखती है बैंकों को, जिसकी वजह से मुझे लगता है आने वाले समय में और भी लॉसेस बुक हो सकते हैं बैंकों द्वारा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी। हम इस चैनल पे एम कर रहे हैं आपके फाइनेंस के करियर को ग्रो कराने की, आपको इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, फाइनेंस की इजी वे में समझाने की, ताकि आपके पास ये सारी की सारी नॉलेज हो जब आप इंटरव्यूज़ देने जाएं, जब आप किसी भी फाइनेंशियल फील्ड में आगे बढ़ें। इस चैनल को अप्रिशिएट करिएगा, चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करके। आपके कमेंट्स बहुमूल्य हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं खुद पढ़ता हूँ और खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ आपके कमेंट्स को। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।